वो पप्पा। पप्पा जी बोल, पप्पा जी। जी पापा। आगे नहीं, पीछू जी लगा, पीछू। जी पापा जी। जितना बोला उतना ही बोल। चुप क्यों है? मुंह में जबान नहीं है क्या? है ना पापा जी। है? जबान लड़ाता है? सॉरी पापा जी। पहले गलती करता बाद में सॉरी बोलता है। अगली बार पहले सॉरी बोलूंगा पापा जी। मतलब बाद में गलती करेगा। हे गाइस, कॉमिक वर्स के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो क्या होता है, जब भी हम कोई भी ट्रेलर ब्रेक डाउन करते हैं तो उसका सीन बहुत डिफरेंट होता है। मतलब 3 मिनट का ट्रेलर और उसे ब्रेक डाउन करने के लिए आप 8-10 मिनट का वीडियो बना लेते हो। लेकिन तब क्या करोगे जब जिस चीज का ब्रेक डाउन करना है वो 3 मिनट की नहीं 30 मिनट की हो? पकोड़े सीखना तय बात है। तो वैसे ही कुछ आज मेरे साथ भी हुआ जब मैंने पहले वांडाविजन का रिव्यू किया, मतलब 2 एपिसोड्स का रिव्यू, और उसके बाद इसका ब्रेक डाउन करना स्टार्ट किया। पकोड़े सीख चुके हैं, केचप के साथ मंगवा के देता हूँ। तो कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित और आज मैं आपको बताने वाला हूं वांडाविजन के एपिसोड 1 में जो डिटेल्स है उनके बारे में। तो बिना पकोड़े खाए चलिए शुरू करते हैं। कितनी बार पकोड़े बोल दिया इसमें मैंने। तो आई होप कि आप सभी लोगों ने वांडाविजन अभी तक देख लिया होगा, क्योंकि सच में ये सीरीज बहुत कमाल की है। मार्वल को लेकर अभी तक मैंने जितना भी कुछ देखा है ये सीरीज उनमें से सबसे अलग है। और इसी वजह से जब मैंने कल वाले वीडियो के कमेंट्स पढ़े तो मुझे रियलाइज हुआ कि बहुत सारे लोगों को ये इसी कारण से शायद पसंद नहीं आ रही है। मार्वल की मूवीज को देखकर लोग इतने कंडीशन हो चुके हैं कि अब उन्हें कुछ अलग पसंद आने में बहुत टाइम लग रहा है। लेकिन ट्रस्ट मी, ये सीरीज बहुत एपिक लेवल की होगी, तो इसे प्लीज टाइम देना, थोड़ा पेशेंस रखो। सीरीज को माहौल बनाने में टाइम लगता है तो थोड़ा सा टाइम दो और इसके साथ बने रहो। 30 मिनट्स का एपिसोड आता है हफ्ते में एक। क्या जाता है देखने में? बिना एक्सपेक्टेशंस के देखो और एंजॉय करो, और एंड में अगर कुछ अच्छा देखने को मिल गया तो मजे ही मजे। तो शो के फर्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है वांडा और विजन दोनों के साथ में, जो शादी करने के बाद वेस्टव्यू नाम के एक शहर में जा रहे हैं। फिर ये दोनों ही एक घर में जाते हैं जिसके बोर्ड पे लिखा है हॉपकिंस रियलिटी कॉर्पोरेशन। हॉपकिंस तो ठीक है, कॉर्पोरेशन भी ठीक है, पर रियलिटी वर्ड पे थोड़ा सा ध्यान देना, क्योंकि ये पूरा का पूरा शो रियलिटी के आसपास ही घूमेगा। फिर उसके बाद वांडा और विजन दोनों अपने घर में चले जाते हैं जिसका नंबर है 2800। पर मुझे 2800 स्क्वायर फीट वाले एरिया के प्लॉट्स और 2800 मीटर की गहराई की नदियां जो हैं वही मिली, और इसके अलावा कुछ भी नहीं। फिर इसके बाद वाले सीन में वांडा अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए अपने घर के किचन को अरेंज कर रही है। और हाँ, बाय द वे, इस घर को थोड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि घर काफी इंपॉर्टेंट चीज है इस एपिसोड में। तो वांडा यहाँ पे अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके अपने घर के किचन को अरेंज कर रही है, और इसी में से एक प्लेट विजन के सिर से टकरा के फूट जाती है, जिसके बाद वो कहता है माय वाइफ एंड फ्लाइंग सॉसर्स। अब वैसे तो इसके पीछे कोई बहुत डीप मीनिंग नहीं है, लेकिन अगर आप ढूंढने ही जाओगे तो फिर आप इसे एलियंस और एलियन वाली चीजों से कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि आगे जाकर मार्वल भी एलियन से कनेक्ट होने वाला है, मतलब नहीं घुसते उस पे। फिर इसके बाद वाले सीन में विजन के हाथ में एक न्यूज़पेपर है जिसकी हेडलाइन है लिटिल बेबी जून्स फर्स्ट वर्ड्स टिकल्स मदर सू। मतलब एक बच्ची के पहले शब्द अपनी माँ को खुश कर रहे हैं। और अगर आप लोग रियलिटी में रहते हो तो आपको पता होगा कि किसी भी न्यूज़पेपर की हेडलाइन नहीं हो सकती अनलेस एंड अनटिल कोई अंधभक्त हो। फिर इसके बाद वाले सीन में अगर हम देखें तो वांडा विजन को एक कैलेंडर के पास ले जाता है और उसे 23 अगस्त की डेट दिखाता है जिसपे एक हार्ट बना है। और सरप्राइजिंगली उन दोनों को ही नहीं पता कि ये डेट क्यों इंपॉर्टेंट है, जो मुझे लगता है कि काफी वियर्ड सी चीज है, क्योंकि अगर आपने कैलेंडर में एक डेट मार्क करी है तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि वो किस चीज के लिए मार्क करी है। जिसने मार्क करी है उसे तो पता ही होना चाहिए एटलीस्ट, लेकिन ना विजन को याद है ना ही वांडा को। एंड सिंस हम लोग कैलेंडर के टॉपिक पे हैं तो अगर आप इस कैलेंडर को थोड़ा सा डीपली देखेंगे तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगी कि वांडा विजन मार्वल की टाइमलाइन में कहां टेक प्लेस करता है, क्योंकि 2023 के कैलेंडर के हिसाब से 23 अगस्त एग्जैक्टली इसी दिन पड़ रही है। तो 110% वांडाविजन टेक प्लेस करता है 2023 में। फिर इसके बाद वाले सीन में हमें पहली झलक देखने को मिलती है अगाथा हार्कनेस की, जिसका रोल प्ले किया है कैथरीन हान ने, जो एक काफी फेमस कॉमेडियन है। और इस शो में ये अगाथा के नाम से नहीं बल्कि एग्नेस के नाम से आई है, मतलब अगाथा हार्कनेस एग्नेस। तो अगाथा वांडा के घर में आते ही सबसे पहले ये कहती है कि वो राइट साइड में रहने वाली नेबर है, और वो इतने दिनों से इसलिए वांडा के घर पे नहीं आई थी क्योंकि उसकी मदर इन लॉ शहर में थी। अब कॉमिक बुक्स में अगाथा का हस्बैंड कौन है यही चीज क्लियर नहीं है, तो मदर इन लॉ कौन है ये तो छोड़ ही दो। लेकिन हाँ, अगाथा के बारे में एक चीज मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगी, और वो है उसके ब्रोचेस का यूज करना। अगाथा ने एपिसोड 1 और 2 के हर एक सीन में एक ब्रोच पहना है। उसकी अपीयरेंस और लोकेशन चेंज होती रहती है, लेकिन वो ब्रोच काफी हद तक एक जैसे ही दिखते हैं। और अगर कॉमिक्स की बात करें तो कॉमिक्स में भी अगाथा हार्कनेस एक इसी तरह का लॉकेट पहनती है, तो हो सकता है कि वाला ब्रोच एक्चुअली में अगाथा हार्कनेस के एमसीयू का वर्जन हो। फिर इसके बाद हम अगाथा को बार बार अपने हस्बैंड रैल्फ के बारे में बात करता हुआ सुनते हैं। ऑल्दो हमने रैल्फ को अभी तक देखा नहीं है, लेकिन अगाथा बार बार उसके बारे में बात करती है।
तो हो सकता है कि आगे जाकर रैल्फ भी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हो, या फिर ये भी हो सकता है कि अमेरिकन सिटकॉम्स में जनरली एक ऐसा कैरेक्टर होता ही था जिसका नाम लिया जाता था पर उसे कभी दिखाते नहीं थे। फिर इसके बाद हम विजन की वर्क प्लेस को देखते हैं, जहां पर विजन के आने से उसकी प्रोडक्टिविटी 300 टाइम्स बढ़ चुकी है। अब 60 के दशक में अगर कंप्यूटर काम करेगा, वो भी चलता फिरता, तो यही होगा ना। लेकिन यहाँ पे भी एक चीज मुझे काफी नहीं है, वो अपने कलीग से ये चीज पूछने की कोशिश करता है कि आखिरकार वो लोग वहां पे करते क्या है, पर उसके बाद भी विजन को इस बात का अंदाजा नहीं लग पाता कि वो लोग काम क्या कर रहे हैं। एंड अगर देखा जाए तो ये चीज भी थोड़ी सी वियर्ड है। एक्चुअली थोड़ी नहीं, ये बहुत वियर्ड है। एंड पूरे के पूरे शो में ये चीज बार बार होगी, लोग काम करेंगे पर उन्हें पता नहीं क्यों, उनके इंटेंशंस ही उन्हें क्लियर नहीं होंगे और उनका बिहेवियर एट टाइम्स इतना वियर्ड हो जाएगा कि हम लोग समझ ही नहीं पाएंगे। फिर इसके बाद आता है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सीन, इनफैक्ट इस शो का सबसे इंटरेस्टिंग सीन है, जो एक्चुअली में इस शो के अंदर एक टोस्टर का एडवर्टाइजमेंट है। इसमें एक मेल और एक फीमेल आइट साइड खड़े हैं और एक टोस्टर को एडवर्टाइज कर रहे हैं और बता रहे हैं कि वो लोग कैसे अपने टोस्ट सेक सकते हैं। लेकिन इस टोस्टर के बारे में कुछ ऐसी चीजें हैं जो काफी खास है। जैसे पहला तो ये कि इस टोस्टर पे एक वियर्ड सा लोगो बना है और इस लोगो को थोड़ा सा ध्यान से देखना क्योंकि ये आगे काम आएगा। फिर इसके बाद इस पूरे के पूरे एडवर्टाइजमेंट में एक म्यूजिक चल रहा है और इस म्यूजिक के पीछे एक फेमिलियर सा साउंड है। मुझे पता है कि आप सब लोगों ने इस साउंड को सुन रखा है। ये साउंड है आयरन मैन के रिपल्सर बीम्स का। एंड कोइंसिडेंटली या फिर नहीं, ये टोस्टर भी बिलोंग करता है स्टार्क इंडस्ट्रीज को। इसका नाम है टोस्टमेट 2000 और ये बनाती है स्टार्क इंडस्ट्रीज। लेकिन इस पूरे एडवर्टाइजमेंट में एक चीज और भी है जो काफी खास है और वो है ये रेड कलर की ब्लिंकिंग लाइट। पूरा का पूरा WandaVision का एपिसोड 1 ब्लैक एंड व्हाइट में है, लेकिन सिर्फ एक ये रेड कलर की लाइट जो है वो रेड कलर में ब्लिंक हो रही है, मतलब ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं है ये। फिर इसके बाद इस पूरे एडवर्टाइजमेंट में एक लाइन कही गई है, फॉरगेट योर पास्ट, दिस इज योर फ्यूचर, जो मुझे लगता है कि टोस्टर से ज्यादा वांडा की लाइफ को रिप्रेजेंट कर रही है, क्योंकि वो अपने पास से भाग के फ्यूचर की तरफ जाना चाह रही है और इस चक्कर में वो रियलिटी को अवॉइड कर रही है। फिर इसके बाद वाले सीन में हमें ये पता चलता है कि वो 23 अगस्त वाली डेट एक्चुअल में विजन के बॉस को डिनर पे इनवाइट करने वाली डेट थी। तो विजन अपने बॉस और उनकी वाइफ के साथ घर पे आता है और वांडा जो पूरी तरह से अनप्रिपेयर्ड थी, उसे जैसे तैसे करके डिनर बनाना पड़ता है। लेकिन इन पूरे के पूरे सीन्स में और भी ऐसी चीजें हैं जो क्लियर हुई हैं, जिसमें से पहली तो ये है कि वांडा के ओरिजिन्स मतलब सोकोवियन ओरिजिन्स को वांडा और विजन दोनों इग्नोर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि विजन अपने बॉस को क्लियरली बताता है कि वांडा जो है वो सोकोविया से है और यूरोपियन है। और दूसरी चीज ये है कि वांडा और विजन दोनों ही अपने पास्ट को लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूज्ड है। एंड आई डोंट थिंक ये चीज वो लोग जानबूझ के कर रहे हैं, ये कुछ ऐसा है जो उनके साथ हो रहा है और इस पे उनका कंट्रोल नहीं है। लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है जिसे देख के हम लोग फिर कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, जब विजन के बॉस एक्चुअली में स्ट्रॉबेरी पे चोक करने लगते हैं और विजन को उनकी मदद करने के लिए वांडा ही कहती है। लेकिन इसके पहले जो बॉस की वाइफ उनके सामने बैठी थी, वो पहले तो अपने हस्बैंड से ही कहती है स्टॉप इट, लेकिन फिर वो मुस्कुराते हुए वांडा से कहने लगती है प्लीज स्टॉप इट। एक बार नहीं कई बार वो वांडा से यही चीज बोलती है और वो भी एक बहुत ही वियर्ड से मजबूरी भरे रोने वाले हंसने वाले एक्सप्रेशंस के साथ में। एंड इसे देख के आपको ऐसी फीलिंग आएगी मानो वांडा ये सब चीजें कर रही हो। एंड उसके बाद वांडा विजन को ऑर्डर देती है वो अपनी पावर्स का यूज करे और अपने बॉस को बचा ले, जो विजन करता भी है। लेकिन इसके बाद और भी वियर्ड चीज होती है, जैसे अभी तक कमी चल रही थी वियर्ड चीजों की। विजन का बॉस और उसकी वाइफ ऐसे एक्ट करते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। इनफैक्ट वो लोग और खुश हो जाते हैं। मुझे सब कुछ समझाने में बहुत डिफिकल्टी हो रही है, लेकिन जिन लोगों ने एपिसोड देखा है वो समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। इसके बाद वो दोनों घर से चले जाते हैं और वांडा और विजन एक दूसरे से शादी कर लेते हैं रिंग्स पहन के दूसरी बार। आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि एपिसोड की स्टार्टिंग में वो दोनों शादी करके ही घर में घुसे थे, तो दोबारा शादी करने का क्या सेंस है मुझे समझ में नहीं आया। पर एपिसोड के खत्म होने से पहले हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिलती है और वो ये है कि जिस WandaVision शो को हम लोग देख रहे हैं उसी शो को कोई और भी देख रहा है। मतलब शो के अंदर शो कोई और देख रहा है टीवी पे। यहाँ पे कई सारे बड़े बड़े गैजेट्स रखे हुए हैं और इन्हें देख के ऐसा नहीं लग रहा कि 60s या 70s के होंगे। लेकिन यहाँ पे भी 2-3 चीजें हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। पहला तो सामने टिमटिमाता हुआ स्वॉर्ड का लोगो। अब जिन लोगों को नहीं पता मैं उन्हें बता देता हूँ कि स्वॉर्ड भी एक्चुअली में शील्ड का ही एक डिफरेंट वर्जन है। जैसे शील्ड अर्थ पे होने वाली चीजों को कंट्रोल करता है, उन्हें रोकता है, उन पे नजर रखता है, एक वैसे ही स्वॉर्ड भी एक ऐसा डिवीजन है जो अर्थ के बाहर जितनी भी चीजें हैं, मतलब इस यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं अर्थ के बाहर, उन पे नजर रखता है। और अगर आप लोग थोड़े भी कंफ्यूज्ड है तो मैं आपको याद दिला देता हूँ कि स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम के पोस्ट क्रेडिट सीन में निक फ्यूरी स्पेस में जिस बेस पे थे ना, वही स्वॉर्ड का बेस है, वही। फिर इसके बाद अगर आप लोगों ने नोटिस नहीं किया है तो मैं नोटिस करवा देता हूँ कि टीवी के ऊपर जो लोगो बना है ठीक वैसा ही लोगो उस टोस्टर पे भी था, वही स्टार्क इंडस्ट्रीज वाला टोस्टर। हाँ, उस पे भी यही लोगो था।
हालांकि उस पे नीचे कुछ लिखा नहीं था, लेकिन इस टीवी पे जरूर लिखा है। तो मैंने इसको बहुत एनहांस करके और पढ़ने की कोशिश करी, पर मुझे कुछ नहीं दिखा। तो अगर आप में से कोई ऐसा है जिसके नयन चक्षु बहुत ज्यादा ही खुले हुए हैं, तो प्लीज मुझे बताना कमेंट्स में कि इस लोगो के नीचे क्या लिखा हुआ है। तो विद दैट बीइंग सेड, हम लोग इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर कर देना। मुझे पता है कि शो में और भी बहुत सारी डिटेल्स हैं जो मैंने नहीं इंक्लूड करी हैं इस वीडियो में, क्योंकि 30 मिनट का एपिसोड है और ऑब्वियसली कुछ ना कुछ मिस होगा ही। तो जितनी भी डिटेल्स मुझे नहीं मिलती जाएंगी उन्हें मैं अपने इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दूंगा और आप वहां से देखकर इंटरैक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। फिर इसके बाद अगर आप सभी लोग कॉमिक वर्स पे नए हैं और वो नीचे वाला सब्सक्राइब बटन अभी भी रेड दिख रहा है, तो आपको पता है क्या करना है। ग्रे बनाना है, उसको ग्रे बनाना है। और इसके साथ ही साथ अगर आप सभी लोगों ने मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, डिस्कॉर्ड वगैरह पे फॉलो नहीं किया है तो कर लो, मैं दुनिया जमाने में हूँ और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगी सबकी। फिर जाने से पहले इसके जो सेकंड एपिसोड का ब्रेकडाउन है वो मैं शाम तक अपलोड कर दूंगा। वैसे इसमें भी इंक्लूड कर सकता था, लेकिन वीडियो बहुत लंबा बन जाता और मुझे पता है कि आप लोग पूरा नहीं देखते, तो इसीलिए उस वाले ब्रेकडाउन को शाम को अपलोड करेंगे। और आप लोग का काम ये है कि कमेंट्स में मुझे बताओ कि कौन कौन सी डिटेल्स मिस हो गई हैं और आपको क्या लगता है कि वो टीवी पे देखने वाला बंदा कौन था। तो जाने से पहले कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित और आप सभी लोग स्टे सेफ, स्टे इनसाइड एंड एज ऑलवेज कीप बीइंग ऑसम।